नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की। भले ही भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा रखा हो, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही। पीएफआई को अभी भी लगातार फंडिंग मिल रही है। इस बीच खबर आई थी कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उसी मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दायर कर दी है। पीएफआई के ही 2 सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब करके 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने मोहम्मद आसिफ और सादिक सरफ को आरोपी बनाया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार इनकी ओर से आयोजित करवाए जा रहे थे। इनका सिर्फ एक काम था, मुस्लिम युवाओं में ये डर पैदा कर देना कि इस्लाम खतरे में। उस डर के जरिए ही ये अपनी दुकान चलाना चाहते थे, देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे। और उसी कड़ी में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन एनआईए ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और अब पहली चार्जशीट भी दाखिल कर दी। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, एनआईए की तरफ से पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया कि पीएफआई का मोटिव था, उद्देश्य था साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। जी बिल्कुल अक्षय, बता दी कि 2022 में एनआईए ने एक जो है जांच शुरू की, जिसमें एनआईए को इनपुट मिला कि जो पीएफआई के संदिग्ध सदस्य हैं वह देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम युवा हैं उन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं। और साथ इसके अलावा कई अन्य गतिविधियों में से जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल हैं और यह कहीं न कहीं जो है देश के लिए खतरा भी हो सकता है। और साथ ही साथ पीएफआई का यह मंशा थी कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। यह भी एक जहर घोल रहे थे जो मुस्लिम युवा थे, ऐसा आरोप लगाया गया है एनआईए की तरफ से। और एनआईए ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसमें राजस्थान के कोटा के रहने वाले आसिफ और सादिक के खिलाफ जो है एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। मामले की सुनवाई होगी और मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी को जेल में रखा जाएगा। और साथ ही साथ पीएफआई अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इसमें इसके पीछे और कौन कौन शामिल थे और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि एनआईए ने अभी 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब मामले की सुनवाई के लिए एनआईए की कोर्ट जो है आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जिस तरह से जो सफलता मिली है एनआईए को, कहीं न कहीं देश हित में है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा था और उन्हें गलत रास्ते पर ढकेला जा रहा था, तो यह एनआईए की एक तरह से अच्छी कार्रवाई है और सराहनीय कार्रवाई है। जी अक्षय, बिल्कुल। लेकिन जिस बात का जिक्र चार्जशीट में किया गया है कि अभी भी गुपचुप तरीके से पीएफआई को फंडिंग की जा रही है और अभी भी उनकी गतिविधियां कहीं ना कहीं जारी हैं, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है देश के लिए? जी बिल्कुल अक्सर पीएफआई पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है। पीएफआई की गतिविधियां जो है कई वर्षों से चली आ रही है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी सरकार रही हो। और इन सरकारों में पीएफआई के जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें गिरफ्तार भी एनआईए की तरफ से किया जाता है। कई लोगों को जेल भी हो चुकी है और ताजा मामले में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। अब एनआईए पता लगा रही है कि कौन लोग फंडिंग इन सदस्यों को करते हैं, किन लोगों से मदद मिलती है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि खाड़ी देशों से इन तक मदद पहुंचती थी। तो इस पर भी अब एनआईए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही एनआईए और भी लोगों की गिरफ्तारी करेगी, ऐसा सूत्रों का भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि एनआईए की कोर्ट
आगे क्या फैसला सुनाती है। जो जिन दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसका क्या आधार बनता है और सबूत क्या होगा, यह अभी देखना बाकी होगा जी। बिल्कुल, इसके लिए तो इंतजार आसिफ होगा, लेकिन जो खुलासे एक के बाद एक हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, पीएफआई की कार्यशैली को लेकर, ये वाकई में बेहद चिंतित कर देने वाला है। और जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं को इस्लाम के नाम पर भड़काने का प्रयास करते थे, क्या ये मुमकिन है कि धर्म को खतरे में बताकर मुस्लिम समाज के युवाओं को बहलाया फुसलाया जा सके, या फिर इसके पीछे पैसों का लालच एक बड़ी वजह हो सकता है? जी बिल्कुल, अच्छे एनआईए की अगर चार्जशीट की बात करें तो साफ तौर पर उसमें जो है कहा गया है कि यह जो पीएफआई के जो संदिग्ध सदस्य हैं इन गिरोह के लोग जो है मुस्लिम नौजवानों को बरगलाते हैं, उन्हें जो है देश के खिलाफ भड़काते हैं और जिससे उनको इस्तेमाल किया जा सके, चाहे दंगा भड़काने में या फिर आतंकवादी जैसी गतिविधियों में शामिल कराया जा सके। और एक सपना दिखाते हैं इन मुस्लिम नौजवानों को, पीएफआई के सदस्य की आने वाले दिनों में देश में तुम्हारा राज होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा। और साथ ही साथ जो पीएफआई के सदस्य हैं वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिससे उनके मकड़जाल में मुस्लिम नौजवान फंस जाए और उनके इशारे पर काम करे। और यही वजह रही कि एनआईए की मजबूत पकड़ होने के चलते ही दो लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। और कौन कौन फंडिंग कर रहा है, कौन कौन पीएफआई के इन संदिग्ध सदस्यों की मदद करता है, इस पर भी एनआईए की कार्रवाई जारी है जी। बिल्कुल, लेकिन जो एक और खुलासा इस बात को लेकर हुआ कि अलग अलग समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश थी, यानी कि लोगों को आपस में भिड़वाओ और अपनी दुकान चलाओ, ये मंशा पीएफआई की थी, जिसमें मुस्लिम समाज के भोले भाले युवाओं को अपने जाल में फंसाने का ये लोग षड्यंत्र किया करते थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि गुपचुप तरीके से बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और अभी भी कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियों की बात कही जा रही है कि गुपचुप तरीके से अभी भी मुस्लिम समाज के युवाओं को बहला फुसला कर ट्रेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि एक तरफ तो पाबंदी लगाई गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, दूसरी तरफ अगर गतिविधियां उसकी अभी भी इस तरह की चालू हैं, विदेशों से फंडिंग अगर आज भी हो रही है, ये तो देश के लिए बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि भारत ऐसा देश है जहां पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की कोई जगह नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वह सभी देश से प्रेम करते हैं। और ऐसी गतिविधियों में लिप्त जो लोग होते हैं उनकी पोल पट्टी भी खोल देते हैं। और हालांकि पीएफआई के जो संदिग्ध सदस्य हैं तो आज से नहीं वर्षों से अपनी गतिविधियों में शामिल है, वह मुस्लिम युवाओं को बरगलाते हैं, लेकिन उनकी मंशा से सिर्फ नाकाम ही होती है। क्योंकि जिस तरह से भारत को मानने वाले, भारत को चाहने वाले हिंदू मुसलमान एक साथ उठते बैठते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं, तो ऐसे में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वह कभी जो है उनके मंसूबे कभी जो है पास नहीं होंगे, वह फेल ही नजर आएंगे और वह पकड़े भी जाएंगे। और यही वजह है कि अक्सर पीएफआई जैसे जो संदिग्ध संगठन है, इन्हीं की तर्ज पर काम करने वाले चाहे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, ऐसे लोगों के मंसूबे फेल हो जाते हैं, जनता के सहयोग से फेल होते हैं, सरकार फेल कर देती है और जो एनआईए जैसी संस्था है वह फेल कर देती है। तो जो भी मंसूबे हैं वह धरे के धरे रह जाएंगे और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी चलती है, अदालत उन्हें सजा भी देती है। तो चाहे जिस देश विरोधी गतिविधियों में चाहे जो भी लिप्त होता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। और यह जो चार्जशीट दाखिल की गई है यह वानगी भर है जी। बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी का मिजाज ही है ना आसिफ, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की साजिशें पहले भी होती रही हैं और हो सकता है आगे भी होते रहें, लेकिन देश ऐसी साजिशों को हर बार नाकाम करने में सफल होता है। लेकिन सवाल ऐसे लोगों पर भी आसिफ उठते हैं ना जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों के बचाव में खड़े हो जाते हैं, फेवर में। पीएफआई से ज़्यादा खतरनाक तो ऐसे लोग हैं
जो बचाव में आ जाते हैं छतरी लेकर? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज चाहे आतंकवादी गतिविधियां हो या फिर पीएफआई जैसे संदिग्ध सदस्य हो, या इन सब के बचाव में चंद गिने चुने लोग ही खड़े होते हैं। बाकी जो देश प्रेम करता है, देश के लिए मरता मिटता है, देश का सम्मान करता है, वह ऐसी बातों में नहीं आता है। यही वजह है कि जो बरगलाने का काम, मुस्लिम नौजवानों के बरगलाने का या ठेका लिए रहते हैं, अपने मंसूबे में भी फेल हो जाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं से इनके खिलाफ मुखबिरी हो जाती है, जिस पर पुलिस हरकत में आ जाती है। कई ऐसे दर्जनों ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग जो संदिग्ध हैं, जेल की हवा काट रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बचाव में आते हैं वह इन ऐसे मुद्दों को भुनाना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन जनता है, जनता सब कुछ समझती है और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों का कतई कोई भी समर्थन नहीं करता है। और देश हित में जो काम करता है उसी की जनता सुनती भी है और उसकी मानती भी है। जी अक्षय, आसिफ, आपको नहीं लगता कि कम से कम ऐसे युवाओं जिनको गुमराह करने की कोशिश ऐसे आतंकी संगठनों की तरफ से की जाती है, कम से कम मौलवियों मौलानाओं की तरफ से इस तरह की अपील की जानी चाहिए समाज के युवाओं से कि इस तरह के लोगों के बहकावे में कतई ना है। इस तरह की अगर कहीं पर भी कोई जानकारी मिलती है तो फौरन स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाए। और ये किसी एक धर्म एक समाज पर लागू नहीं है। जो भी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करता है उस समाज के लोगों को आगे आना चाहिए विरोध करते हुए। जी बिल्कुल, अच्छा बता दूं, अगर बात मौलवी में मौलानाओं की आती है तो हर जुमा जो है नमाज होती है और नमाज में सबसे पहले यही दुआ की जाती है कि देश में अमन शांति कायम रहे, विरोधी ताकतें परास्त हो। तो इसका साफ संदेश यह रहता है कि चाहे देश के खिलाफ जो भी होगा, चाहे मुस्लिम होगा या हिंदू होगा, वह परास्त हो। ऐसी दुआ मस्जिदों में की जाती है और जो पकड़े भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जागरूक लोगों की वजह से ही संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और चाहे जिस धर्म के लोग हों, अगर वह देश प्रेम करता है तो वह देश के लिए पुलिस को भी सूचना देगा और साथ ही साथ जो लोग बरगलाए जाते हैं उनको सही रास्ता अपनाए जाने की भी जो है सलाह दी जाती है। और खासकर मस्जिदों में जो तकरीर होती है वह सिर्फ देश में अमन शांति के लिए की जाती है और नौजवानों को यह नसीहत भी दी जाती है कि वह देश के प्रति वफादार रहे और साथ ही साथ देश के प्रति जो देश के खिलाफ विरोधी ताकतें उनके खिलाफ डट कर मुकाबला करें। तो ऐसा मौलवी मौलाना लगातार जो है तकरीर भी करते रहते हैं। इन सब के बीच में जो संदिग्ध होते हैं खुद ब खुद कानून के शिकंजे में आ जाते हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और यही कार्रवाई जो लोग रास्ता भटक चुके हैं उनके लिए नजीर बनती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जांच एजेंसियों के भरोसे बैठना या फिर पुलिस के भरोसे बैठना, अगर अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दें, क्योंकि युवा अवस्था में ही बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसका फ़ायदा पीएफआई जैसे संगठन से जुड़े लोग उठाने की कोशिश करते हैं। अगर अभिभावकों की तरफ से अपने बच्चों पर नज़र रखी जाए कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, तो कम से कम इस समस्या का जो खात्मा है वो मूल जड़ से हो सकता है। जी निश्चित तौर पर यह एक जो है पहल भी होनी चाहिए कि जो उनके परिवार का नौजवान बेटा हो किससे मिलने जा रहा है, किस संपर्क में है, यह भी नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है, क्योंकि परिवार चलाना भी आसान नहीं होता है और परिवार का अगर एक व्यक्ति गंदा निकल जाता है तो उसकी परेशानी सबको झेलनी पड़ती है। बानगी के तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान के आसिफ और सादिक जो गिरफ्तार किए गए, इनके परिवार के लोग भी अब परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी और सभी को अपने जो घर के सदस्य होते हैं उनसे मोहब्बत भी होती है। तो कहीं न कहीं जो परिवार के मुखिया हैं इनको नजर रखनी चाहिए कि उनके परिवार का बेटा किससे मिल रहा है और आपराधिक गतिविधियों में तो कहीं नहीं शामिल हो रहा है। अगर ऐसे में अगर उसे भनक लगती है कि उनके परिवार का बेटा
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत से जो है बचा जा सकता है और साथ ही साथ देश हित में यह काम होगा। और जो विरोधी ताकतें हैं, संदिग्ध लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों जैसे कारनामों में लिप्त रहते हैं, उनके मंसूबे भी फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, एक मिसाल के तौर पर माफिया मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को लिया जा सकता है, जिनका पूरा परिवार राष्ट्रभक्ति में रहा, क्रांतिकारियों का परिवार रहा, लेकिन परिवार के एक सदस्य के गलत रास्ते पर चले जाने की वजह से पूरे परिवार की कुरकिरी हो गई। जी निश्चित तौर पर अगर बात करें मुख्तार अंसारी की या माफिया अतीक की या फिर बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के, तो कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जवानी में ही अपने पैर जो है अपराध जगत की तरफ बढ़ा लिए और इनके घर के सदस्यों ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया या तो वानगी भर है। कई ऐसे माफिया हैं जो अपराध जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार के सदस्यों को निगरानी रखनी चाहिए अपने परिवार बच्चों पर कि वह कहीं गलत राह तो नहीं पकड़े और कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो है इससे जो होने वाली परेशानी है, अगर अतीक अहमद माफिया डॉन जेल में बंद है तो उनका पूरा परिवार जो है परेशान है। अगर मुख्तार अंसारी जेल में बंद है तो उनके परिजन परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपराध की राह पकड़ना, टेढ़ी राह पकड़ना कांटों भरी रहती है और अपराध जगत के दलदल में जो भी अपराधी फंसते चले जाते हैं। जी चलिए, बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। इस उम्मीद के साथ कि सिर्फ जांच एजेंसियों या फिर पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आम नागरिक होने के नाते हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम निगाह रखे, कम से कम अपने बच्चों पर निगाह रखे कि ऐसे लोगों के बहकावे में आने से बचे, झांसे में आने से बचे। भले ही किसी भी प्रकार का लालच दिया जाता है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। लेकिन एनआईए की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है पीएफआई को लेकर, वो बेहद चौंकाने वाला है कि साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी और बाकायदा इस पर तेजी के साथ काम भी चल रहा था। वक्त एक ब्रेक का है।